स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के सेकंड पार्ट को, और ये जो टॉपिक है एमएससी जूलॉजी के पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। कल हमने फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था और कल का जो हमारा पार्ट था वो फर्टिलाइजेशन का इंट्रोडक्टिव पार्ट था। आज हम फर्टिलाइजेशन की जो फर्स्ट स्टेप है एग्लूटिनेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्लूटिनेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा फोकस रहेगा एक तो फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन की इंटरेक्शन पर, और फिर हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेशन के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है इन दो जो कंसेप्ट हैं या ये दो जो इवेंट हैं इनके ऊपर। तो बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो हमने कल डिस्कस किया था इंट्रोडक्टिव पार्ट में कि ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो इंटरनल है, यानी फर्टिलाइजेशन फीमेल पार्टनर की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी फैलोपियन ट्यूब के एम्पूला वाले पार्ट में होगा। तो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द इनसेमिनेशन के जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इनसेमिनेशन और इस प्रोसेस के द्वारा मेल पार्टनर सीमन को, यानी जिसमें स्पर्म है प्लस स्पर्म का एक मीडियम है, उसे फीमेल पार्टनर की वैजिनल ट्रैक में डिस्चार्ज करता है। तो ये प्रोसेस हुई इंसेमिनेशन की। तो जब स्पर्म इस प्रोसेस के द्वारा फीमेल की वैजिनल ट्रैक में डिस्चार्ज हुए या इजेकुलेटेड किए गए, तो उसमें ऐसा है कि अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 मिलियन स्पर्म इंसेमिनेशन के टाइम पर मेल पार्टनर द्वारा फीमेल की वैजिनल ट्रैक में डिस्चार्ज किए जाते हैं, लेकिन फैलोपियन ट्यूब तक ओनली अप्रोक्सीमेटली 100 स्पर्म ही वहां तक पहुंचते हैं। मोस्ट ऑफ स्पर्म वैजिनल ट्रैक की एसिडिक पीएच के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ स्पर्म वैजिनल ट्रैक की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो केवल 100 स्पर्म ही वैजिनल ट्रैक से
फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। तो ये डिस्कस की। अब यहां पर स्पर्म के पास एक फ्लैजिला है, वो इस मूवमेंट में हेल्प करेगा, प्लस यूटेरस में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस मूवमेंट होते हैं, वो भी इन स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब क्या होगा कि जो ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे, जहां ओव्यूलेशन के बाद ओवा जो फीमेल गैमेट है वो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। तो अब एक प्रोसेस होगी, इट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। मतलब क्या एग्लूटिनेशन का, कि अगर ये ओवा है फीमेल गैमेट, तो इस फीमेल गैमेट के चारों ओर ऐसे ये कई सारे स्पर्म ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। दैट प्रोसेस, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक। ये प्रोसेस स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब एक ही स्पीशीज के स्पर्म अपनी ही स्पीशीज के ओवम के चारों ओर ऐसे इकट्ठे होंगे। तो क्या है ये प्रोसेस, कैसे होगी? तो ये एग्लूटिनेशन की प्रोसेस डिपेंड करती है एक इंटरैक्शन पर, और ये इंटरैक्शन है फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन की इंटरैक्शन। तो इस फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन की जो ये इंटरैक्शन है, इट इज ए इंटरैक्शन लाइक ए लॉक एंड की इंटरैक्शन। जिस तरह से एक पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की है, उसी तरह एक पर्टिकुलर फर्टिलिजिन के लिए एक पर्टिकुलर एंटी फर्टिलिजिन होगा। तो इस इंटरैक्शन के द्वारा ये एंश्योर किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ऑलवेज स्पीशीज स्पेसिफिक होनी चाहिए और होती है। अब क्या है फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन की इंटरैक्शन, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जो ओवम है फीमेल गैमेट, इस फीमेल गैमेट की जो मेम्ब्रेन है वहां पर एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड फर्टिलिजिन। तो जो फर्टिलिजिन है, इट इज ए काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओवम। तो ओवम की सरफेस पर ये एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, एंड दैट पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉल्ड फर्टिलिजिन। और जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड है, तो स्पर्म के हेड की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एंटी फर्टिलिजिन। तो ये एक ही स्पीशीज का फर्टिलिजिन अपनी ही स्पीशीज के एंटी फर्टिलिजिन को रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ इंटरैक्शन करता है, लुक्स लाइक ए लॉक एंड की। तो एक ही स्पीशीज के फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन ही आपस में इंटरैक्शन कर सकते हैं, और इस प्रकार इस इंटरैक्शन के द्वारा ओवम के चारों ओर कई सारे स्पर्म इस फैशन में अरेंज हो जाते हैं। दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म स्टेप इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो जो ये एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हुई, इट इज डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ फर्टिलिजिन एंड एंटी फर्टिलिजिन। अब होता क्या है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब फर्टिलिजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो फर्टिलिजिन की स्ट्रक्चर में एक तो होगा एमिनो एसिड और एक होगा इसके अंदर शुगर यानी ओलिगोसैकेराइड।
तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये फर्टिलिजीन, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, यानी हर स्पीशीज का फर्टिलिजीन अपने आप में यूनिक है, अलग है, यानी उसमें एमिनो एसिड्स अलग होंगे, उसमें जो ओलिगोसैकेराइड है वो डिफरेंट टाइप की शुगर होगी, और ये फर्टिलिजीन जिस एंटी फर्टिलिजीन से इंटरेक्शन करेगा वो भी स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा। तो कहने का अर्थ यहां पर ये है कि फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन की इंटरेक्शन स्पीशीज स्पेसिफिक है, और यही इंटरेक्शन एंश्योर करती हैं कि फर्टिलाइजेशन स्पीशीज स्पेसिफिक हो। तो एक चीज तो हमने ये डिस्कस की एग्लूटिनेशन में फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन की इंटरएक्शन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेशन की, जो सेकंड कंसेप्ट है। तो जो मैमेलियन स्पर्म है, मैमल्स की बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो जब ये स्पर्म इनसेमिनेशन के द्वारा वेजिनल ट्रैक में डिस्चार्ज किए गए हैं, यानी जब इजेकुलेशन हुआ, तो ये जो इजेकुलेटेड स्पर्म्स हैं अभी तक इन स्पर्म में ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं है, यानी अभी तक ये फर्टिलाइजेशन का जो सेकंड स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन, कल इंट्रोडक्टिव पार्ट में मैंने डिस्कस किया था। तो जो स्पर्म इजेकुलेटेड हुए हैं वेजिनल ट्रैक में, उनमें एक्रोसोमल रिएक्शन को कंप्लीट करने की कैपेसिटी उसमें नहीं है, यानी वो ओवम को या एग को फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं है। तो ये कैपेसिटी जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रहेंगे और मूव करते हुए फैलोपियन डक्ट तक पहुंचेंगे, तो ये स्पर्म इस कैपेसिटी को अटेन करेंगे, रिसीव करेंगे। इसी को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तो कैपेसिटेशन क्या है कि स्पर्म रिसीव और अक्वायर द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज ओवम ड्यूरिंग द फीमेल जेनिटल ट्रैक। तो जब वो उस फीमेल जेनिटल ट्रैक में रहेंगे तो वो इस कैपेसिटी को रिसीव करेंगे। इसी प्रोसेस को कैपेसिटेशन नाम दिया गया है। अब कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस होती है उस समय कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और उन्हीं चेंजेस का रिजल्ट होता है कि स्पर्म में एग को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है या वो ये कैपेसिटी रिसीव कर लेता है। तो ऐसे में 4 चेंजेस यहां डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1 कि अगर हम स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन को देखें तो स्पर्म की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, लिपिड है एक प्रकार का, वो प्रेजेंट है। और ये कोलेस्ट्रॉल इस कैपेसिटेशन की प्रोसेस के दौरान, यानी जब ये स्पर्म वेजिनल ट्रैक से यूटेरस से होते हुए फैलोपियन डक्ट तक पहुंचेंगे, तो इस दौरान स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल था वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ जाएगा। तो पहला चेंज तो ये हुआ, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया और उसकी जगह स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन आया, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट था। दूसरी चीज, स्पर्म की
कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओवरऑल पूरी लेंथ में, यानी कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड रेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड रेफ्ट्स का मतलब है कि ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज के लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स जो कोलेस्ट्रॉल जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये फैटी एसिड्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो लिपिड की बाई लेयर है उसमें जो फैटी एसिड की टेल है उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, लिपिड रेफ्ट्स कहलाते हैं। तो जो लिपिड रेफ्ट्स हैं वो कैपेसिटेशन से पहले स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओवरऑल लेंथ में पाए जाते हैं, सब जगह होते हैं। कैपेसिटेशन के बाद हम जब स्पर्म को देखते हैं तो केवल ये लिपिड रेफ्ट्स स्पर्म की हेड वाले पार्ट में अरेंज हो जाते हैं, यानी थ्रू आउट नहीं रहते। अब थर्ड चेंज, स्पर्म के अंदर जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे धीरे लॉस्ट होते जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं कि जो फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन की जो इंटरेक्शन है, यानी ओवम और स्पर्म का जो रिकॉग्निशन हो रहा है, पहचान हो रही है, उसको ये रोकते हैं, उसमें एक बैरियर का काम करते हैं। तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लॉस्ट हो जाएंगे ताकि इजीली रिकॉग्निशन की प्रोसेस हो सके। नेक्स्ट जो चेंज होगा कि जो स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल वो मोर निगेटिव हो जाएगा और इस कारण पोटेशियम आयन, इसका रीजन क्या है कि स्पर्म जब वेजिनल ट्रैक्ट से फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव करता है तो वो लगातार पोटेशियम आयन का लॉस करता है, जिसके कारण जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल मोर निगेटिव हो जाता है। ऐसा होने से स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, मोर कैल्शियम की अंदर एंट्री होती है। ये कैल्शियम भी कैपेसिटेशन के लिए, स्पर्म की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लास्ट कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है जिसके कारण स्पर्म एक्टिव हो पाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया, एक तो आज हम डिस्कस कर रहे थे फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट स्टेप के बारे में जिसका नाम दिया है एग्लूटिनेशन। होता क्या है स्पर्म इस प्रोसेस में कि स्पर्म वेजिनल ट्रैक्ट से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं जहां ओवम यानी एग प्रेजेंट है और ये स्पर्म इस एग के चारों ओर जाकर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। दैट स्टेप इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। देखो कई प्रॉफिट है इसके कि खूब सारे स्पर्म इकट्ठे होंगे तो सभी स्पर्म के एक्रोसोम कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा जो एग के चारों ओर दो मेम्ब्रेन है उसको नष्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में पार्टिसिपेट करेंगे तो जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो एक प्रॉफिट तो ये हो गया एग्लूटिनेशन का। दूसरा, ये प्रोसेस फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और फर्टिलिजिन ग्लाइकोप्रोटीन है जो ओवम की सरफेस पर प्रेजेंट है। एंटी फर्टिलिजिन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो स्पर्म के हेड पर प्रेजेंट है। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब किसी दूसरी स्पीशीज का स्पर्म इस ओवा के चारों ओर आकर जुड़ेगा नहीं। तो ये एग्लूटिनेशन दूसरी स्पीशीज के स्पर्म को यहां आने से ब्लॉक कर देता है, रोकता है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता है ये। दूसरी हमने डिस्कस किया कैपेसिटेशन के बारे में। कैपेसिटेशन का सीधा सा मीनिंग है कि जो मैमेलियन स्पर्म की बात कर रहे हैं ह्यूमन की,
ये स्पर्म जब इजेकुलेटेड होते हैं यानी इंसेमिनेशन के द्वारा फीमेल की वेजिना में डिस्चार्ज होते हैं, तो उस समय उनमें एग को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं होती, यानी वो एक्रोसोमल रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ये फीमेल जेनिटल ट्रैक में रुकेंगे और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे, तो इनमें ये कैपेसिटी आएगी, ये इस कैपेसिटी को एक्वायर करेंगे। इसी प्रोसेस को कैपेसिटेशन कहते हैं। तो कैपेसिटेशन में कई सारे चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस हमने डिस्कस किए, कैसे पोटेंशियल चेंज हुआ, कैसे प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हुआ, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी में चेंजेस आए। तो ये हमने आज फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट स्टेप को डिस्कस किया। कल हम फर्टिलाइजेशन की जो सेकंड स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।